दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम शुरू करेंगे दोस्तों जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर है 2012 का, उसको सोल्व करेंगे। दोस्तों देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लास्ट तक बने रहना, पूरा वीडियो देखना और क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अपना सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से फूल गोभी की कौन सी अगेती किस्म नहीं है। दोस्तों फूल गोभी की अगेती किस्म नहीं है, तो दोस्तों फूल गोभी की अगेती किस्म कौन सी नहीं है? पूसा दीपाली, पंत गोभी 2, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा स्नोबॉल फर्स्ट। तो दोस्तों फूल गोभी की अगेती किस्म कौन सी नहीं है? दोस्तों पूसा स्नोबॉल फर्स्ट नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नहीं है या है। तो देखिए फूल गोभी की अगेती किस्म नहीं है, तो देखिए ये पूसा स्नोबॉल फर्स्ट है, ये फूल गोभी की पछेती किस्म है, जबकि ये है पूसा दीपाली, पंत गोभी 2 और पूसा हाइब्रिड 2। ये दोस्तों अगेती किस्में है फूल गोभी की, इनका आपको ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन है, 1 लीटर संतरे का जूस का पानक बनाने में कितना परिरक्षक प्रयोग में लेते हैं। दोस्तों 1 लीटर संतरा का जूस बनाना, उसमें कितना प्रतिशत पानक परिरक्षक काम में लेंगे? 2.5 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, 2.5 ग्राम सोडियम बेंजोइट, 5.0% पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, 5.0 ग्राम सोडियम बेंजोइट। तो दोस्तों कितना लेंगे? 2.5 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। दोस्तों कितना लेंगे? 2.5 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड काम में लेंगे। किसमें दोस्तों? जूस में, संतरा के जूस में बनाने में परिरक्षक। आगे फ्रेंच मेरीगोल्ड, जो फ्रेंच मेरीगोल्ड जो गेंदा होता है, फ्रेंच मेरीगोल्ड गेंदा, इसका दोस्तों ये कैसा होता है, किस प्रकार का होता है? डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, एलिप्लॉइड। तो दोस्तों जो फ्रेंच मेरीगोल्ड है, फ्रेंच गेंदा है दोस्तों, ये टेट्राप्लॉइड होता है। कैसा होता है दोस्तों? टेट्राप्लॉइड। आपको ध्यान रखना है, फ्रेंच मेरीगोल्ड है, टेट्राप्लॉइड होता है। और दोस्तों आपको एक और ध्यान रखना है कि जो गेंदे की बीज दर है कितनी रखते हैं? 1.5 किलो प्रति हेक्टर। गेंदे की बीज दर कितनी रखते हैं दोस्तों? 1.5 किलो प्रति हेक्टर। आपको ध्यान रखना दोस्तों, गेंदे की बीज दर 1.5 किलो प्रति हेक्टर रखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, एक किसान 1 हेक्टर में आम का बाग पंचकोणीय विधि से लगाना चाहता है। यदि आम के पौधे की दूरी 8x8 मीटर है तो मुख्य पौधों की कुल संख्या बताइए। तो दोस्तों इसमें दोस्तों आंसर आएगा 277। वो कैसे आएगा वो देख लीजिए। दोस्तों आम का बगीचा लगाना है 8x8 मीटर, जी दोस्तों 1 हेक्टर में लगाना है। तो देखिए 1 हेक्टर में कितना क्षेत्रफल होता है दोस्तों? 1 हेक्टर में 10,000 मीटर। दोस्तों कितना होता है? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों कितना होता है एक हेक्टर में? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों क्षेत्रफल होता है 1 हेक्टर में। अब दोस्तों 1 हेक्टर में ये क्षेत्रफल होता है। अब अपन को पौधे लगाने हैं किस विधि से? पंचकोणीय विधि से। तो दोस्तों सूत्र क्या होता है? दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बटा आर इंटू पी। दोस्तों क्या सूत्र होता है? क्षेत्रफल बटा आर इंटू पी। तो देखिए क्षेत्रफल कितना है? 10,000। दोस्तों क्षेत्रफल कितना है? 10,000। 10,000 में दोस्तों आर इंटू पी कितनी है? 8x8। 8x8 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना हो गया? 64। दोस्तों 64, 8x8 64 हो गया। तो 10,000 में देखिए दोस्तों आप 8 का भाग देंगे, 10,000 में आप 64 का भाग देंगे। दोस्तों 10,000 में 64 का भाग देंगे तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 156। दोस्तों 156 पौधे तो आ गए अपने वर्गाकार विधि से। 156 पौधे किससे आ गए दोस्तों? वर्गाकार विधि से। आपको ध्यान रखना है कि वर्गाकार विधि से तो 156 आ गए, लेकिन पंचकोणीय विधि से बोल रहे हैं। अब आपको पता होगा कि जो पंचकोणीय विधि होती है उसमें पूरक पौधे लगाए जाते हैं, तो अपन पूरक पौधे अलग से याद कर लेते हैं। तो देखिए अपने पास सबसे पहले क्षेत्रफल कितना है? 10,000 मीटर, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 10,000 है, इसका अपन रूट देखेंगे। किसका रूट होता है दोस्तों? ये 100 का। दोस्तों 100 का रूट होता है। तो दोस्तों ये भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। दोस्तों अपन को वर्गाकार विधि से अपन पहले याद कर लिए। तो देखिए 100 आ गया दोस्तों अपने पास। 100, 10,000 का रूट कितना होता है दोस्तों? 10,000 का रूट, 10,000 किसका रूट होता है दोस्तों? 100 का। आपको ध्यान रखना है कि 10,000 किसका रूट होता है? 100 का। तो अपने पास 100 आ गया। तो आप ध्यान रखना है कि 100 मीटर आ गया अपने पास। क्या आ गया दोस्तों? 100 मीटर। क्षेत्रफल क्या आ गया दोस्तों? 100 मीटर। 100 मीटर क्षेत्रफल आ गया। अब 100 मीटर क्षेत्रफल आने के बाद क्या करना है दोस्तों कि अपन को पौधे लगाने हैं। तो दोस्तों पूरक पौधों का जो सूत्र होता है, पूरक पौधों का जो सूत्र होता है, पूरक पौधे ज्ञात करने का क्या होता है दोस्तों? पंक्तियों की संख्या लंबाई में। क्या होता है दोस्तों? पंक्तियों की संख्या लंबाई में, पंक्तियों की संख्या लंबाई में -1 इंटू पंक्तियों की संख्या चौड़ाई में -1। सूत्र दोबारा सुनिए, पंक्तियों की संख्या लंबाई में -1 इंटू पंक्तियों की संख्या चौड़ाई में -1। ये दोस्तों इसका सूत्र होता है। अब देखिए अपने पास कितना क्षेत्रफल आ गया दोस्तों? 100 मीटर। 100 मीटर आ गया दोस्तों। कितना आ गया? 100 मीटर। समझ में आ गया होगा 100 कैसे आया? 10,000 होता है, 10,000 का दोस्तों 10,000 किसका रूट होता है? 100 का। तो अपने पास 100 मीटर क्षेत्रफल आ गया। तो अब देखिए अपने पास आर इंटू पी कितनी है? 8x8। तो 8x8 है, तो देखिए अपन 8 का भाग 100 में देंगे तो कितने पौधे आएंगे दोस्तों? 12। कितने आएंगे दोस्तों? 12। यदि अपन 100 में भाग देंगे, 100 में दोस्तों 100 में भाग देंगे 8 का, तो अपने पास कितने पौधे आएंगे? 12। कितने प्लांट आ जाएंगे दोस्तों? 12। अब 12 दोस्तों अपन पॉइंटों में तो आगे करेंगे, पॉइंटों में कर नहीं सकते क्योंकि अपन आधा पौधा लगा नहीं सकते, पूरे पौधे लगाएंगे। तो अपने पास 12 पौधे आ गए। कितने आ गए दोस्तों? 12। तो 12 इंटू 12, तो दोस्तों 12 इंटू 12 पौधे लगेंगे। कितने दोस्तों? 12 इंटू 12। अब अपन सूत्र में रखते हैं। सूत्र क्या था दोस्तों? पंक्तियों की संख्या लंबाई में -1 इंटू पंक्तियों की संख्या चौड़ाई में -1। तो देखिए 12 -1 इंटू 12 -1, तो कितना आ गया दोस्तों? 11 इंटू 11।
11 × 11। अब 11 × 11 कितना होता है दोस्तों? 11 × 11 आता है 121। 121 प्लस पहले कितने पौधे आए थे वर्गाकार विधि से? 156। दोनों को अपन प्लस करेंगे क्योंकि टोटल करना है ना कुल पौधे, तो यह कितना आ गया दोस्तों? 277। आप आराम से दोस्तों दोनों फॉर्मूले लगाइए और ऐड करिएगा, आराम से दोस्तों आंसर आ जाएगा। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, अलग से इनके बारे में पूरा वीडियो आपको डिटेल से फिर बता देंगे। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, पाइनएप्पल निम्न में से किसकी किस्म है? पाइनएप्पल किसकी किस्म है दोस्तों? पाइनएप्पल किसकी किस्म है? पाइनएप्पल किसकी किस्म है दोस्तों? अनानास की, केला, ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज। तो दोस्तों पाइनएप्पल किसकी किस्म है? स्वीट ऑरेंज की। दोस्तों पाइनएप्पल किसकी किस्म है? स्वीट ऑरेंज की किस्म है दोस्तों पाइनएप्पल। जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों? जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान कहलाता है दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहलाता है दोस्तों? एनिमल हस्बेंड्री। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? सर्वाधिक वसा, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो दोस्तों भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु, परजीवी, कवक, विषाणु। तो दोस्तों खुरपका मुंहपका रोग FMD के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, जिसे ये किसके द्वारा होता है दोस्तों? विषाणु के द्वारा। खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है दोस्तों? विषाणु के द्वारा। आपको ध्यान रखना है। थार पारकर नस्ल निम्न में से किसकी होती है दोस्तों? थार पारकर नस्ल किसकी होती है दोस्तों? थार पारकर नस्ल होती है गाय की, और इसका ओरिजिन क्या होता है? सिंध, पाकिस्तान। ये भी ध्यान रखना है, थार पारकर नस्ल का ओरिजिन क्या होता है? सिंध, पाकिस्तान। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है दोस्तों? जो अच्छी बेस्ट ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है दोस्तों? होती है चोकला से। और चोकला को दोस्तों राजस्थान की मेरिनो के नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? राजस्थान की मेरिनो। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की मेरिनो किसे कहते हैं? चोकला को। और दोस्तों उच्चतम प्रकार की ऊन भी चोकला से प्राप्त होती है। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, कार्बोलिक एसिड है दोस्तों। कार्बोलिक एसिड क्या है? उत्तेजक, कृमिनाशक, जीवाणुरोधक और दोस्तों विरेचक। तो दोस्तों कार्बोलिक एसिड क्या है? जीवाणुरोधक। क्या है दोस्तों? जीवाणुरोधक। पशुओं की आयु की गणना की जाती है। पशुओं की आयु की अपन को गणना करनी है तो क्या देख के करेंगे? दांतों की संख्या, शरीर के आकार, दूध उत्पादन, पूंछ की लंबाई। तो दोस्तों पशुओं की अपन को आयु ज्ञात करना है तो दोस्तों दांतों की संख्या देख के ही करेंगे। दांतों की संख्या से अपन को एग्जैक्ट जो पशु है उसकी रियल आयु पता लग जाएगी, एज पता लग जाएगी। परजीवियों का म्यूजियम कहलाता है। परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। दोस्तों किसे कहते हैं परजीवियों का म्यूजियम? भेड़ को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? भेड़ को। ये ध्यान रखना, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? भेड़ को। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, मुर्गियों में चेचक रोग का कारण है दोस्तों। चेचक रोग होता है दोस्तों मुर्गियों में, इसका कारक क्या होता है दोस्तों? चेचक रोग होता है जो मुर्गियों में दोस्तों, वो किसके कारण होता है दोस्तों? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, कवक के कारण, परजीवी के कारण। तो दोस्तों जो चेचक रोग होता है वो विषाणु या वायरस के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों? विषाणु या वायरस। इसमें क्या होता है दोस्तों? जो मुर्गी होती है उसकी कलंगी हो गई, उसके शरीर पे क्या होता है दोस्तों? दाने दाने दिखाई देते हैं दोस्तों। एबीफॉक्स नामक वायरस से होता है दोस्तों, विषाणु या वायरस से होता है ये चेचक रोग। तो आपको ये ध्यान रखना है, विषाणु से होता है। गाय की गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है दोस्तों। गाय की गिर नस्ल कहाँ पाई जाती है? राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक, हरियाणा तथा पंजाब, दिल्ली तथा हरियाणा। तो दोस्तों जो गिर नस्ल है मुख्यतः राजस्थान तथा गुजरात में पाई जाती है, और इसका ओरिजिन कहाँ है दोस्तों? गिर का, काठियावाड़, गुजरात। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो गिर नस्ल है, गिर का ओरिजिन कहाँ है दोस्तों? काठियावाड़, गुजरात। कहाँ है दोस्तों? काठियावाड़, गुजरात में। पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? प्राकृतिक प्रजनन, कृत्रिम प्रजनन, भ्रूण प्रत्यारोपण प्रजनन, उपरोक्त सभी। दोस्तों किस प्रकार का प्रजनन होता है दोस्तों पशुओं में? दोस्तों किस प्रकार का होता है दोस्तों? सभी प्रकार का। प्राकृतिक भी होता है, कृत्रिम भी होता है और भ्रूण प्रत्यारोपण भी। दोस्तों ये सभी पशुओं में प्रजनन होते हैं। राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों? राजस्थान में किस पशु की जो संख्या है पिछले वर्षों में बढ़ी है? किसकी बढ़ी है दोस्तों? गाय, ऊंट, बकरी, भेड़। तो दोस्तों किसकी बढ़ी है? बकरी। दोस्तों बकरी की संख्या है पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, लगातार बकरी की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। भेड़ों को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। क्या यूज किया जाता है भेड़ों को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए? दोस्तों किसका यूज किया जाता है? नीलाथोता का। किसका दोस्तों? नीलाथोता का। भेड़ों को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए नीलाथोता का प्रयोग किया जाता है। आगे गरीब की गाय किसे कहा जाता है दोस्तों? गरीब की गाय किसे कहा जाता है दोस्तों? गरीब की गाय कहा जाता है गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो दोस्तों किसे कहा जाता है? बकरी को। किसे कहा जाता है दोस्तों? बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। दो भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है दोस्तों? खुर होता है वो दो भागों में किसका बटा हुआ होता है? घोड़ा, हाथी, भेड़, जेब्रा। तो दोस्तों किसका बटा होता है? भेड़ का। दोस्तों भेड़ का खुर होता है वो दो भागों में बटा होता है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है दोस्तों? गाय का दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है अपन को तो क्या देंगे? प्रोलैक्टिन, सोर्बिटोल, सिलोवेस्ट्रिल, गोनेट्रोपिन। दोस्तों क्या देंगे गाय का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए? दोस्तों प्रोलैक्टिन। दोस्तों प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं गाय को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए। पशुओं में गलघोटू रोग का कारक है दोस्तों। पशुओं में गलघोटू रोग का क्या कारक होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस, माइकोबैक्टीरियम, बेविस, साल्मोनी टाइफी, पास्चुरेला मल्टोसिडा। तो दोस्तों क्या होता है पशुओं में?
दोस्तों जो पशुओं में गलघोटू रोग होता है इसका कारण क्या होता है? पास्चुरेला मल्टोसिडा। क्या होता है दोस्तों? पास्चुरेला मल्टोसिडा। आगे विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है दोस्तों? भेड़ से, खरगोश से, बकरी से, याक से। तो दोस्तों जो विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन है किससे प्राप्त होती है दोस्तों? विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है दोस्तों? खरगोश से। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो ये अंगोरा ऊन है खरगोश से प्राप्त होती है। और एक ध्यान रखना दोस्तों, अंगोरा है बकरी की नस्ल भी है। अंगोरा क्या है दोस्तों? बकरी की नस्ल है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि अंगोरा ऊन तो खरगोश से प्राप्त होती है और अंगोरा क्या है? एक बकरी की नस्ल भी है। दोनों आपको ध्यान रखना है। आगे बैक्टीरियन ऊँट में होता है दोस्तों, जो बैक्टीरियन ऊँट होता है आपको पता होगा कि ऊँट दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। ऊँट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से दोस्तों? एक तो दो कुबड़ वाला और एक कुबड़ वाला। तो दोस्तों जो दो कुबड़ वाला जो तो बैक्टीरियन ऊँट होता है वो कैसा होता है दोस्तों? दो कुबड़ वाला। कैसा दोस्तों? दो कुबड़ वाला। बैक्टीरियन ऊँट कैसा होता है दोस्तों? दो कुबड़ वाला। आपको ध्यान रखना, बैक्टीरियन ऊँट दो कुबड़ वाला होता है। आगे जल प्रदूषण से होने वाला रोग है खुरपका, मुहपका, एंथ्रेक्स, तपेदिक, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जल प्रदूषण से सभी रोग होते हैं, तीनों ही रोग होते हैं। खुरपका मुहपका भी हो जाता है, एंथ्रेक्स भी हो जाता है, तपेदिक भी होता है। ये तीनों ही दोस्तों जल प्रदूषण से होने वाले रोग है। आगे हैं, निम्न में से कौन सा मैच गलत है? पॉपकॉर्न, जियामेज एवर्टा। स्वीट कॉर्न, जियामेज इंडेंटाटा। पॉडकॉर्न, जियामेज ट्यूनिकेटा। फ्लोर कोट या सॉफ्ट कॉर्न, जियामेज एमेलिसिना। तो दोस्तों कौन सा गलत है? तो दोस्तों इस स्वीट कॉर्न गलत है। कौन सा दोस्तों? स्वीट कॉर्न गलत है। कौन सा दोस्तों? स्वीट कॉर्न गलत है। स्वीट कॉर्न का क्या होता है? जियामेज सेकेरेटा। दोस्तों क्या होता है? जियामेज सेकेरेटा। जियामेज इंडेंटाटा नहीं होता दोस्तों, जियामेज सेकेरेटा होता है स्वीट कॉर्न का। तो दोस्तों गलत के बारे में पूछ रहा है, ये तीनों से ये ब वाला गलत है दोस्तों। कौन सा गलत है? ब वाला। इसका क्या होगा दोस्तों? जियामेज सेकेरेटा। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जियामेज सेकेरेटा। यदि इसकी जगह जियामेज इंडेंटाटा की जगह सेकेरेटा होता तो दोस्तों ये भी सही होता। आगे वाला है सर्टिफाइड बीजो। जी दोस्तों जो सर्टिफाइड बीज होते हैं, बीजों के थैले पर किस रंग का टैग लगा होता है? सफ़ेद, पीला, लाल, नीला। तो दोस्तों सर्टिफाइड जो बीजों के थैला होता है उस पर दोस्तों किस प्रकार का टैग लगा होता है? नीले रंग का। दोस्तों सर्टिफाइड बीजों पर किस प्रकार का टैग लगा होता है? नीले रंग का। और किसान को बुआई के लिए दोस्तों यही बीज दिए जाते हैं। किसान को बुआई के लिए कौन से बीज दिए जाते हैं दोस्तों? सर्टिफाइड बीज। और दोस्तों इस पर नीले रंग का टैग लगा होता है। आगे ज्वार के पौधों की वृद्धि के लिए तापमान उपयुक्त है। दोस्तों ज्वार के पौधों के लिए उपयुक्त तापमान कौन सा है दोस्तों? 15 से 20 डिग्री, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ज्वार के पौधों के लिए उपयुक्त टेम्परेचर है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों कितना? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो लास्ट ईयर के कट ऑफ देख लेना, कौन सी बुक पढ़नी है वो देख लेना, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपन ने पहले डिस्कस कर लिया। चने में खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त रसायन है दोस्तों। चने में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजिन 0.5 ग्राम, एक 142 0.75 ग्राम हेक्टर, फ्लूक्लोरेल 0.75 ग्राम, सिमेजिन 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर। तो दोस्तों चने में खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों? चने में खरपतवार नियंत्रण के लिए दोस्तों फ्लूक्लोरेलिन 0.75 किलोग्राम हेक्टर। दोस्तों क्या यूज करते हैं? फ्लूक्लोरेलिन 0.75 ग्राम हेक्टर के हिसाब से फ्लूक्लोरेलिन यूज करते हैं दोस्तों चने में खरपतवार नियंत्रण के लिए। आगे तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब मनाया जाता है? दोस्तों राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब मनाया जाता है दोस्तों? 1954, 1964, 1978 और उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कब मनाया जाता है? 1964 में। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1964 में। राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब मनाया जाता है? 1964 में। गोल्डन राइस किस विटामिन में धनी होती है? गोल्डन राइस किस विटामिन का धनी होता है दोस्तों? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों किसका होता है? विटामिन ए का। गोल्डन राइस किसका धनी होता है दोस्तों? विटामिन ए का। आगे है, गेहूं की 50 क्विंटल हेक्टेयर उत्पादन देने वाली फसल भूमि से कितनी मात्रा में उर्वरक अवशोषित करती है? दोस्तों जो 50 क्विंटल उत्पादन है किसी खेत की या 1 हेक्टेयर की, तो दोस्तों उसमें कितना अपन उर्वरक डालेंगे? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन है दोस्तों अपने कि 100 किलो 80 से 100 किलो नाइट्रोजन, 50 से 60 किलो फास्फोरस, पोटास 100 से 120 किलो, दूसरा दोस्तों 100 से 150 किलो। तो दोस्तों देखिए आप ऑप्शन पढ़ लेना दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 32वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये ब वाला। क्या दोस्तों? ब वाला। यानी 100 से 150 किलो तो अपन नाइट्रोजन देंगे, 70 से 80 किलो फास्फोरस देंगे और 125 से 150 किलो पोटास देंगे। यदि गेहूं की 50 क्विंटल हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन है तो 100 से 150 किलो नाइट्रोजन दे देंगे और 70 से 80 किलो फास्फोरस और 125 से 150 किलो पोटास दे देंगे। आगे है, भारत में खाद्य, जी दोस्तों भारत में खाद्य अनाज का उत्पादन पहुंच चुका है। दोस्तों भारत में खाद्य अनाज का जो उत्पादन कितना पहुंच चुका है? 250 मिलियन टन प्रति वर्ष, 200 मिलियन टन प्रति वर्ष, 150 मिलियन टन प्रति वर्ष। तो दोस्तों कितना पहुंच चुका है? 250 मिलियन टन प्रति वर्ष। दोस्तों 2012 के अनुसार है, 2012 के अनुसार 250 मिलियन टन प्रति वर्ष पहुंच चुका है। आगे है, फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर अधिक होती है? दोस्तों फास्फोरस की पीएच
उपलब्धता किस पीएच पर अधिक होते हैं? न्यूट्रल, अम्लीय, एल्काइल, क्षारीय। तो दोस्तों फास्फोरस की जो उपलब्धता है न्यूट्रल उदासीन पीएच, दोस्तों 7 पीएच होता है वो उदासीन होता है, तो इस पर क्या है फास्फोरस की उपलब्धता सबसे अच्छी होती है। किस पर दोस्तों? उदासीन पीएच पर फास्फोरस की उपलब्धता सबसे अच्छी होती है। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक खरपतवारनाशी का निम्न में से कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे अधिक कौन सा खरपतवारनाशी यूज किया जाता है? विश्व में सबसे पहले खरपतवारनाशी का नाम बताइए दोस्तों। विश्व के सबसे पहला खरपतवारनाशी का नाम दोस्तों, जो सबसे पहला खरपतवारनाशी वो कौन सा है? एट्राजीन, सिमेजीन, 2,4-D, बेनेवल्डेन। तो दोस्तों कौन सा है? 2,4-D। दोस्तों कौन सा है? 2,4-D। इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। दोस्तों क्या होता है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। आगे, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब प्रारंभ किया गया था? 2005 से 2006 में, 2006 से 2007 में, 2007 से 8 में। तो दोस्तों कब प्रारंभ किया गया था? 2005 से 2006 में। दोस्तों ये दो आपको ध्यान रखना है, एक तो होता है एनएचबी दोस्तों, एक तो होता है एनएचबी और एक होता है एनएचएम। एनएचएम और एनएचबी दोस्तों, एनएचएम और एनएचबी में दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को अच्छे से ध्यान रखना है। एनएचबी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, दोस्तों नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड होता है एनएचबी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1984 में। कब दोस्तों? 1984 में गुड़गांव में। जबकि एनएचएम नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की स्थापना कब की गई? 2005 से 2006 में। तो दोस्तों इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। देश में उगाई जाने वाली सभी तिलहनी फसलों में मूंगफली की खेती की हिस्सेदारी कितनी है? दोस्तों जो टोटल तिलहनी फसल उगाई जाती है ऑल सीड, उनमें मूंगफली की कितनी हिस्सेदारी होती है? 40% क्षेत्रफल तथा 60% उत्पादन, 60% क्षेत्रफल तथा 40% उत्पादन, 20% क्षेत्रफल तथा 40% उत्पादन और 60% क्षेत्रफल तथा 80% उत्पादन। तो दोस्तों कितनी होती है मूंगफली की हिस्सेदारी? दोस्तों फर्स्ट वाला सी होगा। कौन सा दोस्तों? फर्स्ट वाला। 40% तो क्षेत्रफल होता है टोटल जो ऑयल सीड होती है उसका, और 60% इसका उत्पादन होता है। किसमें दोस्तों? जो तिलहनी फसल होती है, तिलहनी फसल में मूंगफली की जो हिस्सेदारी कितनी होती है दोस्तों? 40% क्षेत्रफल और 60% उत्पादन। आगे वाला क्वेश्चन है अपना गेहूं की कल्याण सोना किस्म है। दोस्तों गेहूं की कल्याण सोना किस्म कौन सी है? सिंगल जीन ड्वार्फ, डबल जीन ड्वार्फ, ट्रिपल जीन ड्वार्फ, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कौन सी है? डबल जीन ड्वार्फ। दोस्तों कौन सी है? डबल जीन ड्वार्फ। आगे है, देश में गेहूं का प्रतिवर्ष कितना उत्पादन होता है? दोस्तों गेहूं का उत्पादन बताना है प्रतिवर्ष। दोस्तों कितना उत्पादन होता है गेहूं का? दोस्तों गेहूं का उत्पादन प्रतिवर्ष कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 70 मिलियन टन। दोस्तों 70 मिलियन टन। दोस्तों अपन एक एक का यदि ऑब्जेक्टिव ये आंसर बोलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ मैं। देश में गेहूं का प्रतिवर्ष कितना उत्पादन होता है? 70 मिलियन टन। गन्ने का उत्पादन निम्न में से सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भारत, चीन, क्यूबा, थाईलैंड। तो देखिए दोस्तों गन्ने का उत्पादन है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों? अपने भारत में होता है। गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। सूरजमुखी की फसल है दोस्तों, सूरजमुखी की फसल कौन सी है? क्रॉस पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड तथा सेल्फ पॉलिनेटेड। तो दोस्तों जो सूरजमुखी की फसल है दोस्तों क्रॉस पॉलिनेटेड यानी परपरागित फसल है। दोस्तों परपरागित फसल है कौन सी दोस्तों? परपरागित। बूंद बूंद ड्रिप सिंचाई विधि में दबाव प्रेशर रखा जाता है, कितना रखा जाता है दोस्तों? बूंद बूंद सिंचाई विधि में प्रेशर, जो उसका दबाव होता है पंप का, कितना रखा जाता है दोस्तों बूंद बूंद विधि में? दोस्तों 1 से 2 किलोग्राम सेंटीमीटर। दोस्तों 1 से 2 किलो सेंटीमीटर दोस्तों ये रखा जाता है किसमें? बूंद बूंद विधि में। आपको एक और ध्यान रखना है, बूंद बूंद विधि कहाँ से आई है दोस्तों? इजराइल से। दोस्तों कहाँ से आई है? इजराइल से। दोस्तों बूंद बूंद विधि कहाँ से आई है? इजराइल से। आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। फव्वारा विधि की बात करें दोस्तों, तो फव्वारा विधि में दोस्तों 2.5 से 4 किलो के लगभग प्रेशर रखा जाता है, जबकि बूंद बूंद विधि में 1 से 2 किलो प्रेशर रखा जाता है। निम्न में से कौन सी मूंग की किस्म है? दोस्तों मूंग की किस्म है, इनमें से मूंग की किस्म बतानी है। मुक्ता, शरद, लक्ष्मी, सुनैना। तो दोस्तों मूंग की किस्म कौन सी है? तो दोस्तों मूंग की किस्म है सुनैना। मूंग की किस्म कौन सी है दोस्तों? सुनैना। गोमती निम्न में से किसकी किस्म है? मसूर, मूंग, उड़द, चौला। दोस्तों गोमती किसकी किस्म है? गोमती दोस्तों गोमती चौला की किस्म है, आपको ध्यान रखना है गोमती चौला की किस्म है। आगे है विजय किसकी किस्म है? दोस्तों विजय किसकी किस्म है? मटर, मसूर, चना, मूंग। तो दोस्तों विजय है चना की किस्म है। किसकी है दोस्तों? चना की किस्म है विजय। किसकी है दोस्तों? चना की। आगे है उत्तर भारत जी दोस्तों, उत्तर भारत के मैदानी भागों के लिए सोयाबीन की कौन सी किस्म संतुति की गई है? यानी दोस्तों जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र है उनके लिए सोयाबीन की कौन सी किस्म बेस्ट है? जी दोस्तों उत्तरी भारत में सोयाबीन के लिए कौन सी किस्म बेस्ट है उत्तरी भारत के लिए? तो दोस्तों अलंकार किस्म है उत्तरी भारत के लिए, बेस्ट है सोयाबीन के लिए। आगे है निम्न में जी दोस्तों, निम्न में से किस प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन अधिक होता है? दोस्तों मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश। यदि दोस्तों ऑप्शन में गुजरात होता तो सबसे पहला ऑप्शन अपना गुजरात आता है, गुजरात में सबसे ज्यादा होता है, फिर आंध्र प्रदेश में होता है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना क्या आंसर आएगा? आंध्र प्रदेश। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। आगे है दोस्तों कि वरुणा निम्न में से किसकी किस्म है? दोस्तों वरुणा किसकी किस्म है? वरुणा सरसों की किस्म है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में ऑर्गेनिक कार्बन की प्रतिशतता होती है। दोस्तों जो पश्चिमी राजस्थान की मृदा होती है उनमें कार्बन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है? दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में 0.1% कार्बन पाया जाता है। कितना दोस्तों? 0.1%। आगे है बीकानेर संभाग की मृदाओं में उपलब्ध
नाइट्रोजन की मात्रा होती है दोस्तों, जो बीकानेर संभाग है उसकी मृदाओं में नाइट्रोजन कितना होता है, तो दोस्तों बीकानेर संभाग की मृदाओं में 65 किलोग्राम हेक्टेयर नाइट्रोजन होता है। कितना दोस्तों, 65 किलोग्राम। आगे है, सौंफ की फसल में पोटाश कितनी मात्रा में डाली जाती है, दोस्तों यहाँ पे एक आएगा, ये मिस प्रिंटिंग है, एक कितना आएगा दोस्तों, एक। सौंफ की फसल में पोटाश की कितनी मात्रा डाली जाती है, 1 किलोग्राम हेक्टेयर। कितनी दोस्तों, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। सौंफ की फसल में पोटाश की कितनी मात्रा डाली जाती है, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। आगे है, राजेंद्र क्रांति किसकी किस्म है, दोस्तों राजेंद्र क्रांति किसकी किस्म है, दोस्तों राजेंद्र क्रांति मेथी की किस्म है। किसकी दोस्तों, मेथी की। धनिया की फसल में नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर दिया जाता है, दोस्तों जो धनिया की फसल होती है उसमें नाइट्रोजन कितना दिया जाता है, 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। आगे वाला क्वेश्चन है, बरसीम की वृद्धि किस तापमान पर कम या रुक जाती है तथा फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं, तो दोस्तों बरसीम की वृद्धि है, यदि अपन 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दे देंगे तो दोस्तों वर्दिम की वृद्धि, जो बरसीम है उसकी वृद्धि रुक जाएगी और फूल आने प्रारंभ हो जाएंगे। किस पे दोस्तों, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बंजर भूमि के संवर्धन एवं संरक्षण तथा उसमें नवीनीकरण, दोस्तों यहाँ पे नवीनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी, दोस्तों फैक्ट आपको याद ही रखना पड़ेगा इसको, कब की गई थी दोस्तों, 1985 में। दोस्तों कब की गई थी, बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना 1985 में की गई थी। ऑल इंडिया सोइल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में है दोस्तों। राजस्थान प्रदेश की जीडीपी में पशुपालन का कितना योगदान होता है, दोस्तों राजस्थान प्रदेश की जीडीपी में पशुपालन का कितना योगदान है दोस्तों, 13%। कितना दोस्तों, 13% योगदान है दोस्तों राजस्थान में पशुपालन की जीडीपी में। आगे, अम्लीय मृदा बनने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है, दोस्तों अम्लीय मृदा, अधिक वर्षा। दोस्तों यदि ज़्यादा वर्षा हो जाएगी, ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो अम्लीय वर्षा बन जाएगी, अम्लीय मिट्टी बन जाएगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अम्लीय मिट्टी बनने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, अधिक वर्षा। ज़्यादा वर्षा हो जाएगी, ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो दोस्तों अम्लीय मृदा बन जाएगी। भारत में कौन सी मृदा के अंतर्गत ज़्यादा क्षेत्रफल है, तो दोस्तों भारत में कौन सी मृदा के अंतर्गत ज़्यादा क्षेत्रफल है, एलुवियल सोइल। दोस्तों किसके अंतर्गत, एलुवियल को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों एलुवियल को जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। और दोस्तों भारत में कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा है, एलुवियल सोइल है दोस्तों, कौन सी, एलुवियल। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में रेतीली ज़्यादा है, जबकि भारत में एलुवियल सोइल सबसे ज़्यादा है, यानी जलोढ़ मिट्टी। गोबर की खाद में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है, दोस्तों 0.2%। आपको ध्यान रखना है, गोबर की खाद में फास्फोरस कितना होता है, 0.2%। राजस्थान में कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, दोस्तों राजस्थान में कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, 10। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये ज़्यादा एग्रीकल्चर के इतने ज़्यादा क्वेश्चन कैसे हैं, तो दोस्तों 2012 का जो एग्जाम पैटर्न था उसमें एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन आते थे, दोस्तों एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन आते थे। अभी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो गया, अभी 60 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उस टाइम 100 क्वेश्चन आते थे। तो अपन पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जी दोस्तों। 100 क्वेश्चन तो केवल एग्रीकल्चर के आते थे, 60 क्वेश्चन जीके के आते थे, तो दोस्तों और फिर 40 हिंदी के आते थे। तो अपन पूरा डिस्कस करेंगे दोस्तों, पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए अपना 61वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, 10। चरी, बरसीम, धान, मटर के फसल चक्र की गहनता कितनी होती है, तो दोस्तों 200, क्योंकि पास होती है, तो दोस्तों इनकी फसल चक्र की गहनता कितनी होगी, 200%। निम्न में से कौन सी खाद ड्रिप विधि यानी बूंद बूंद सिंचाई से देना उपयुक्त नहीं है, दोस्तों कौन सी खाद है जिसे बूंद बूंद विधि से देना अपन को उपयुक्त नहीं है, तो दोस्तों कौन सी होगी, डीएपी। दोस्तों कौन सी, डीएपी को अपन बूंद बूंद विधि से नहीं दे सकते, छिड़क के ही दे सकते हैं दोस्तों, किससे, छिड़क के ही देते हैं, छिड़क के ही देना ज़्यादा बेस्ट रहता है। राजस्थान में कुल कितनी पंचायत समितियाँ हैं, दोस्तों राजस्थान में कुल कितनी पंचायत समितियाँ हैं, दोस्तों राजस्थान में पंचायत समितियाँ बताना है, कितनी है दोस्तों राजस्थान में पंचायत समितियाँ, जी दोस्तों राजस्थान में पंचायत समितियाँ कितनी है दोस्तों, 249। दोस्तों उस टाइम 249 थी, अभी 295 के लगभग है। कितनी है दोस्तों, 295। दोस्तों ये पुराना पेपर है, पुराना आंकड़ा है, अभी आपको पूछ ले राजस्थान में कितनी पंचायत समितियाँ हैं, तो कितनी है दोस्तों, 295। आगे है दोस्तों, सीता किसकी किस्म है, दोस्तों सीता, आपको सीता बताना है, सीता किसकी किस्म है, तो दोस्तों सीता किसकी किस्म है, चावल की, सीता चावल की किस्म है। निम्न में से कौन सी किस्म पालक की नहीं है, तो देखिए पालक की किस्म कौन सी नहीं है, पूसा ज्योति, पूसा पालक, पूसा चिकना, ओलगिरन। तो दोस्तों कौन सी पालक की किस्म नहीं है, तो दोस्तों पूसा चिकना है, ये पालक की किस्म नहीं है, बाकी तीनों पालक की किस्म है। एनएचबी के अनुसार देश में 2009-10 में फल उत्पादन प्रतिवर्ष था, तो दोस्तों 2009-10 के अनुसार फल उत्पादन कितना था, 71.5 मिलियन टन था दोस्तों 2009-10 के अनुसार। और दोस्तों अभी कितना हो गया दोस्तों, 94 मिलियन टन के लगभग हो गया। कितना दोस्तों, 94 मिलियन टन। आपको ये ध्यान रखना है कि 2009-10 के अनुसार तो 71.5 मिलियन टन था और अभी 94 मिलियन टन के लगभग हो गया फल उत्पादन। आगे वाला क्वेश्चन है, बैंगन की फसल में अधिक दिनों तक फल लेने पर, रेटुल फसल लेने पर उसके फलों में हल्का कड़वापन किसके कारण दिखाई देता है, दोस्तों किसके कारण दिखाई देता है, ग्लूको एल्केलाइड की अधिक मात्रा के कारण। किसके कारण दोस्तों, ग्लूको एल्केलाइड की अधिक मात्रा के कारण दोस्तों क्या दिखाई देता है, कड़वापन। गाजर में कैविटी स्पॉट बनने का कारण है, दोस्तों गाजर होती है तो गाजर में कैविटी स्पॉट बनने का क्या कारण होता है दोस्तों, एक तो पोटेशियम की अधिकता और कैल्शियम का
कम अवशोषण, यदि पोटेशियम की अधिकता होगी और कैल्शियम का कम अवशोषण होगा तो गाजर में क्या हो जाएगा, कैविटी स्पॉट। आगे वाला क्वेश्चन है, एनएचबी के आंकड़ों के अनुसार देश में 2009-10 में सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्रफल था। दोस्तों 2009-10 के अनुसार क्षेत्रफल था, सब्जियों का क्षेत्रफल बताना है एनएचबी के अनुसार। तो दोस्तों कितना था, 7.98 मिलियन हेक्टर। 2009-10 के अनुसार कितना था, 7.98 हेक्टर। और अभी के अनुसार कितना है दोस्तों, 10.25 मिलियन हेक्टर। कितना है दोस्तों, 10.25 मिलियन हेक्टर। आपको ध्यान रखना दोस्तों, अभी 10.25 मिलियन हेक्टर है, जबकि पहले कितना क्षेत्रफल था, 7.98 मिलियन हेक्टर। मूल्य में तीखापन, चरपरापन किसके कारण होता है दोस्तों, मूल्य में तीखापन या चरपरापन किसके कारण होता है, आइसोथायोसाइनेट के कारण, आइसोथायोसाइनेट के कारण। आज़ाद क्रांति किसकी किस्म है दोस्तों, आज़ाद क्रांति किसकी किस्म है, आज़ाद क्रांति दोस्तों बैंगन की किस्म है। किसकी है दोस्तों, बैंगन की। आगे है दोस्तों, राजस्थान में फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल है। दोस्तों राजस्थान में फलों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है दोस्तों, फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल तो दोस्तों यह है 3200, जी दोस्तों 3200 हेक्टर के लगभग। कितना दोस्तों, 32 और फिर 100 हेक्टर के लगभग, 3200 हेक्टर के लगभग राजस्थान में क्षेत्रफल है। आरसीएच मिर्च की किस्म कहाँ से निकाली गई है, आरसीएच स्पष्ट दोस्तों कहाँ से निकाली गई है, कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर, कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर से निकाली गई है दोस्तों। खरबूज की कौन सी किस्म W29 एवं हरा मधु के संकरण से निकाली गई है, किसके दोस्तों, W29 इंटू हरा मधु के संकरण से कौन सी किस्म निकाली गई है दोस्तों, तो दोस्तों ये निकाली गई है पंजाब रसीला। कौन सी दोस्तों, पंजाब रसीला। तरबूज की कौन सी किस्म निकाली गई है दोस्तों, इनके संकरण से WD29 और हरा मधु के संकरण से पंजाब रसीला। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, खीरे के पौधे पर इथ्रेल के छिड़काव की किस मात्रा से मादा फूलों की संख्या बढ़ती है तथा फल भी अधिक मात्रा में लगते हैं। तो दोस्तों किसके स्प्रे से लगते हैं दोस्तों, किसका स्प्रे करेंगे, तो दोस्तों किसका, इथ्रेल की कितनी मात्रा यूज करेंगे, तो दोस्तों इथ्रेल की 200 ppm मात्रा यदि अपन स्प्रे करेंगे तो फूलों की संख्या बढ़ेगी और फल भी अधिक लगेंगे। किस पे दोस्तों, खीरे की फसल में 200 ppm अपन इथ्रेल का स्प्रे कर देंगे तो। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मुख्य रूप से किस फल में की जाती है दोस्तों, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग किस फल में की जाती है दोस्तों, इपिकोटाइल आम में की जाती है। आम के प्रवर्धन की विधि इपिकोटाइल। चिकन एंड हैंड डिसऑर्डर देह व्याधि किस फल में होती है दोस्तों, चिकन एंड हैंड किस में होता है दोस्तों, चिकन एंड हैंड दोस्तों ये होता है अंगूर में। आगे है, अनार के फलों के जूस में औसतन कुल घुलनशील पदार्थ यानी TSS कितना होता है दोस्तों, अनार के फलों में, दोस्तों अनार के फलों में TSS कितना होता है, 15%। कितना दोस्तों, 15%। खजूर का पौधा लगाने के लिए ऑफशूट का वजन कितना होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें 12 किलो आएगा। कितना दोस्तों, 12 किलो। डिप्लोडिया स्टेम एंड रोट रोग किस फल का रोग है, डिप्लोडिया स्टेम एंड रोट रोग किस फल का रोग है दोस्तों, किसका रोग है, डिप्लोडिया एंड स्टेम रोग दोस्तों यह है दोस्तों डिप्लोडिया एंड स्टेम रोग दोस्तों ये आम का रोग है। किसका रोग है दोस्तों, आम का। केले की पनामा व उकटा रोगरोधी किस्म है दोस्तों, केले की पनामा और उकटा रोगरोधी किस्म बतानी है आपको। कौन सी दोस्तों, केले की पनामा और उकटा रोगरोधी। कौन सी दोस्तों, पनामा और उकटा रोगरोधी। कौन सी किस्म है दोस्तों, ये पुवन किस्म है, पनामा और उकटा रोगरोधी किस्म है। आगे दोस्तों, अमरूद की ललित किस्म कहाँ से निकाली गई है दोस्तों, अमरूद की जो ललित किस्म है ये कहाँ से निकाली गई है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ। कहाँ से निकाली गई है दोस्तों, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ। कहाँ से दोस्तों, हॉर्टिकल्चर लखनऊ से निकाली गई है। कौन सी किस्म दोस्तों, अमरूद की ललित किस्म। आगे है दोस्तों, रत्ना तथा अल्फांसो के संकरण से आम की कौन सी किस्म निकाली गई है, रत्ना और अल्फांसो दोस्तों RAS, ये ट्रिका RAS से ध्यान रख सकते हैं। कौन सी दोस्तों, सिंधु। और सिंधु दोस्तों बीज रहित सीडलेस वैरायटी, आपको ये ध्यान रखना है कि आम की बीज रहित किस्म कौन सी है, सिंधु। किसके संकरण से निकाली गई है, रत्ना और अल्फांसो। आगे है, आम की केसर किस्म निम्न में से किस प्रदेश में प्रमुखता से उगाई जाती है दोस्तों, केसर बताना है, केसर किस प्रदेश में प्रमुखता से उगाई जाती है, तो दोस्तों केसर है गुजरात में उगाई जाती है। केसर प्रसंस्करण के लिए बेस्ट है और गुजरात में उगाई जाती है। आगे दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में बेर के वृक्षों में काट छांट प्रूनिंग का उपयुक्त समय है दोस्तों, अप्रैल का अंतिम सप्ताह। कब दोस्तों, अप्रैल का अंतिम सप्ताह दोस्तों प्रूनिंग के लिए बेस्ट है बेर में। कहाँ दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में। आंवले के पौधों पर पुष्प किस माह में आते हैं दोस्तों, आंवले के पौधों में पुष्प की बात हो रही है। क्या दोस्तों, आंवले के पौधों में पुष्प की बात हो रही है। पुष्प किस माह में आते हैं, तो दोस्तों पुष्प आते हैं आंवले में मार्च में। कहाँ दोस्तों, फरवरी मार्च, आपको ध्यान रखना है। किसी भी आम हो गया, आम में भी दोस्तों जो पुष्प आते हैं फरवरी माह में आते हैं, फरवरी मार्च में। और जो आंवला होता है, आंवले में भी कब आते हैं, मार्च में। मार्च में दोस्तों पुष्पन आता है, फिर इसके 3 से 4 महीने बाद फलन शुरू हो जाता है। बेल के फल किस माह में पकते हैं दोस्तों, बेल के फल किस माह में पकते हैं दोस्तों, जून जुलाई में। गर्मियों में तो दोस्तों बेल का जूस पीते हैं, तो कब पकते हैं दोस्तों, बेल के फल जून जुलाई में। कब दोस्तों, जून जुलाई में। दोस्तों कब पक जाते हैं, जून जुलाई। बेल के जो फल होते हैं जून जुलाई में पक जाते हैं। जून जुलाई, अप्रैल मई भी बोल सकते हैं दोस्तों, इसको दोनों आप मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों ज़्यादा सही दोस्तों कौन सा होगा, अप्रैल मई। अप्रैल मई में दोस्तों गर्मियाँ पड़ने लग जाती है, तो दोस्तों बेल के फल किस माह में पक जाते हैं, अप्रैल मई। दोस्तों अप्रैल मई इसका ज़्यादा सही होगा, अप्रैल मई। आगे दोस्तों, FPO 1955 के अनुसार जैम
में फल पाक का अंश होता है। दोस्तों एफपीओ है, एफपीओ दोस्तों आपको पता होगा, एफपीओ 1955 के अनुसार फल पाक जो जैम बनाते हैं उसमें फल पाक का कितना अंश होना चाहिए दोस्तों, फल पाक का कितना अंश होना चाहिए 45%। कितना दोस्तों 45% अंश होना चाहिए दोस्तों जैम में फल पाक का। आगे आंवला का पानक स्वेस बनाने में कितना साइट्रिक एसिड प्रयोग किया जाता है दोस्तों, साइट्रिक एसिड कुछ भी नहीं दोस्तों 0%, क्योंकि दोस्तों आंवला पहले ही खट्टा होता है तो फिर उसमें साइट्रिक एसिड क्यों डालेंगे अपन, साइट्रिक एसिड क्यों डालेंगे दोस्तों, आंवला पहले ही खट्टा है तो 0%। देसी गुलाब के फूलों में रोजा डोमिसियाना में कितने प्रतिशत एसेंशियल ऑयल पाया जाता है दोस्तों, जो देसी गुलाब के फूल है उसमें कितनी प्रतिशत एसेंशियल ऑयल बताना है अपन को, तो दोस्तों कितना होता है ये 0.04% ऑयल पाया जाता है दोस्तों, इसमें कितना दोस्तों 0.04%। दोस्तों आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के और 2018 का पेपर देखना चाहते हो, कट ऑफ देखना चाहते हो, या कौन सी बुक्स अपन पढ़े वो देखना चाहते हो, तो यार एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करना, अपन ने पहले वीडियो डाल दी उनके। 1 हेक्टेयर में गेंदे की खेती करने के लिए नर्सरी के लिए कितने बीजों की आवश्यकता होती है दोस्तों, गेंदे के लिए अपन ने मैंने पहले अभी बताया था दोस्तों कितना 1.5 किलो, गेंदे के लिए कितने बीज की आवश्यकता होगी 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, कितना दोस्तों 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर। आगे वाला क्वेश्चन है कि मौसमी और माल्टा के प्रवर्धन यानी प्रोपेगेशन निम्न में से कौन सा मूलवंत प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कौन सा, सिट्रस जेम्बेरी, सिट्रस रेटिकुलाटा, सिट्रस पेराडिसी, सिट्रस ग्रांडिस। तो दोस्तों मौसमी और माल्टा के प्रवर्धन की बात हो रही है, तो दोस्तों मौसमी और माल्टा में कौन सा यूज करेंगे दोस्तों सिट्रस जेम्बेरी। कौन सा दोस्तों, कौन सा मूलवंत यूज करेंगे, सिट्रस जेम्बेरी दोस्तों, कौन सा मूलवंत यूज करेंगे, सिट्रस जेम्बेरी। आगे है पंजाब स्वीट निम्न में से किसकी किस्म है दोस्तों, पंजाब स्वीट बताना है, पंजाब स्वीट किसकी किस्म है दोस्तों, पंजाब स्वीट पपीता की किस्म है, आपको ध्यान रखना है, पंजाब स्वीट है पपीता की किस्म है। निम्न में से कौन सा कट फ्लावर नहीं है दोस्तों, कट फ्लावर बताना है, निम्न में से कौन सा कट फ्लावर नहीं है, एस्टर ग्लैडियोलस, जरबेरा, लाइनम। तो दोस्तों आपको कट फ्लावर बताना है, कट फ्लावर कौन सा नहीं है दोस्तों, लाइनम है, ये कट फ्लावर नहीं है। बाकी ये एस्टर ग्लैडियोलस और जरबेरा है, ये तीनों क्या है दोस्तों, कट फ्लावर है। टमाटर के फलों में लाइकोपीन पिगमेंट किस तापक्रम पर अधिक बनता है दोस्तों, जो लाइकोपीन होता है वो किस तापक्रम पर अधिक बनता है, लाइकोपीन बताना है दोस्तों। तो लाइकोपीन दोस्तों 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर दोस्तों अच्छा बनता है लाइकोपीन। आगे है दोस्तों 1 हेक्टेयर में टमाटर की पौध लगाने के लिए नर्सरी में कितने क्षेत्रफल पर बीज बोना चाहिए दोस्तों, टमाटर में यदि अपन को 1 हेक्टेयर की नर्सरी लगानी है तो कितने बीज बोएंगे, कितनी नर्सरी तैयार करेंगे, कितने क्षेत्रफल पर नर्सरी दोस्तों 225 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर, कितने पर दोस्तों 225 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर अपन नर्सरी तैयार करेंगे दोस्तों टमाटर के लिए। आगे है दोस्तों प्याज की खेती के लिए किस पीएच मान वाली मृदा सबसे उपयुक्त होती है दोस्तों, अपन को प्याज की खेती करना है तो किस पीएच वाली मृदा सबसे उपयुक्त होगी, तो दोस्तों 5.5 से 6.8 पीएच वाली मृदा सबसे उपयुक्त होगी दोस्तों। कौन सी दोस्तों 5.5 से 6.8 पीएच वाली मृदा प्याज की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होगी। आगे वाला क्वेश्चन है राजस्थान में प्याज की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए पोटास की कितनी मात्रा देनी चाहिए दोस्तों, राजस्थान के लिए बताना है कितनी मात्रा देंगे दोस्तों पोटास की, राजस्थान के लिए दोस्तों 100 किलो, प्याज के लिए राजस्थान के लिए कितनी मात्रा देंगे दोस्तों पोटास की 100 किलो। आगे वाला दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों फूल गोभी की अगेती किस्म में फूल बनने तथा विकसित होने के लिए कौन सा तापक्रम उपयुक्त है दोस्तों, फूल गोभी में विकसित होने तथा फूल बनने के लिए अपन को तापक्रम बताना है, टेम्परेचर बताना है। तो दोस्तों कौन सा टेम्परेचर होगा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना दोस्तों 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों 2012 का एग्जाम पैटर्न अलग था, अभी एग्जाम पैटर्न अलग है, लेकिन आप क्वेश्चन देखिएगा किस टाइप से क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, और 2018 का पेपर भी देख लीजिएगा, उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भी वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। इतना ही था आज के वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद।